हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सुकृति। आप देख रहे हैं स्काई इज द लिमिट। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हो कहीं ना कहीं और आपके लिए नॉलेजेबल भी हो। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है खाना। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पुरखे क्या खाते होंगे? क्या ओवर टाइम हमारे खाने की हैबिट्स में कुछ बदलाव आया है? डिफरेंट पीरियड्स पे डिफरेंट कम्युनिटीज क्या किस तरीके का खाना खाती थी? इसे पता करने के लिए इतिहासकार एफर्ट्स में लगे हुए हैं। ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि खाना हमारी जिंदगी का इतना कॉमन पार्ट है, इतना आम चीज़ है कि हम उसे लिखना पसंद नहीं करते। और जो रेडिली अवेलेबल डायरेक्ट सोर्स इतिहासकारों के लिए होता है वो लिखित सोर्स ही होता है। मगर और भी तरीके होते हैं इतिहास को डिकोड करने के, जिसके ज़रिए हम कुछ पता लगा सकते हैं कि पहले लोग क्या खाया करते थे। जबकि हम हर चीज़ का इंफॉर्मेशन तो नहीं ड्रॉ कर सकते इतिहास के किसी भी टॉपिक की तरह खाने में भी। खाना क्या खाया जाता था पहले, इसको पता करने के लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे कि जो लोग यहाँ पर यात्री आए यानी फॉरेन ट्रेवलर्स आए, उनके जो ट्रेवलॉग्स हैं यानी यात्रा वृत्तांत या सफरनामा, उससे हम लोग देख सकते हैं। उसमें हो सकता है कि कोई मेंशन हमें खाने का मिले, क्योंकि जब हम किसी और जगह जाते हैं और वहाँ पे हमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है तो हम उसे कई बार नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरा जो तरीका है वो आर्कियोलॉजिकल है, यानी खुदाई करके हमें जो रिमेन्स मिलते हैं वहाँ, उसके जरिए हम पता कर सकते हैं क्या खाना जो है वो खाया जाता था। इसके अलावा जो तरीका है वो है धर्म ग्रंथों को रेफर करना। ये प्राचीन भारत यानी एंशियंट इंडिया के खाने को डिकोड करने में काफी एक महत्वपूर्ण सोर्स है। धर्म ग्रंथ में दो तरीके से हमें खाने के रेफरेंसेस मिल सकते हैं। एक तो ये कि कोई खाना अगर बैन किया गया है, बाध्य किया गया है, जैसे आजकल हम देखें तो हमारे जो पायस फेस्टिवल्स होते हैं उसमें कुछ कम्युनिटीज में प्याज और लहसुन जो है वो खाना खाने से मना किया गया होता है। तो ये चीज अगर कहीं लिखी गई है, दैट मीन्स कि उस समय पर वो खाई जाती थी, तभी उस पर एक कोई बैन लगाया जा रहा है। दूसरा ये है कि जो प्रसाद की सामग्री बनानी है या जो देवताओं को अर्पण करने के लिए सामग्री बनानी है, उसमें भी खाने की जो आइटम्स हैं उनका रेफरेंस हमें मिल सकता है। तो ये तो हुई एक डिस्कशन की बात कि इतिहासकार खाने का पता कैसे लगाते हैं। मगर जिस मेन चीज के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो एक खाने का पदार्थ है जिसका रेफरेंस हमें वेदों में मिलता है। और आज वो पदार्थ क्या है या आज वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये इतिहासकार अभी फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपके लिए एक सस्पेंस से भरा हुआ खाने का आइटम आज लेकर आई हूँ जिसका नाम है सोम। सोम का प्रसंग हमें तीन तरह से देखने को मिलता है। एक पौधे के रूप में, उसी पौधे के रस के रूप में, और साथ ही साथ किसी देवता के रूप में भी। इसे इंद्र या कुछ जगहों पर कुछ और देवताओं को अर्पण किया जाता था, किसी पूजा में या हवन में। और उसके बाद इसे जो पूजा करने वाले ब्राह्मण हैं, जिन्हें आज के हम पंडित के रूप में समझ सकते हैं, वो इसका सेवन खुद कर लिया करते थे। ऋग्वेद के अनुसार इसे पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है, यानी उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। और ऐसे रेफरेंसेस भी हमें मिलते हैं कि इसका सेवन करने के बाद इंसान को ऐसी फीलिंग्स आने लगी जो कि असली में नहीं हो रही हैं, जैसे कि वो आसमान पर है या वो उड़ रहा है। इस बेसिस पर इतिहासकार ये मानते हैं कि शायद ये हेलुसिनेटरी प्रोडक्ट था, यानी एक ऐसा खाने की चीज जिसका सेवन करने के बाद हमें ऐसी फीलिंग्स आए जो कि असल जिंदगी में नहीं घट रहा है, फिर भी हमें लगे कि वो हो रहा है। इसके अलावा ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पर हमें रेफरेंस मिलता है बहुत बार कि अब जो है वो सोमरस खत्म होने वाला है। और एक पॉइंट के बाद हमें ऋग्वेद में सोम का जो रेफरेंस है वो नहीं मिलता है, वो रेफरेंस मिलना बंद हो जाता है।
इतिहासकार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि आज एग्जिस्ट करने वाले किसी प्लांट से सोमरस को रिलेट कर सके, मगर अभी तक कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सका है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इतिहास के टॉपिक्स को पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, हमें बोरिंग लगता है। इसीलिए अगर उसे किसी स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है और आप भी सोम के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप अमीश त्रिपाठी की शिवर ट्रिलॉजी पढ़ सकते हैं, यानी 3 किताबों का एक संग्रह है, जिसमें की पहली किताब है इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, दूसरी किताब है सीक्रेट ऑफ द नागाज और तीसरी किताब है द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। इसमें हमें फ्रीक्वेंट रेफरेंस सोम का मिलता है और स्टोरी के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। मगर फिक्शनल कंटेंट की एक दिक्कत होती है, इसमें से इतिहास में जो असली में चीजें हुई हैं या जो इतिहासकार मानते हैं उसे समझ पाना और लिखने वाले की इमेजिनेशन, इन दो चीजों को अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जरूरी है कि हम नॉन फिक्शन जो थियोरेटिकल कंटेंट है उसे भी पढ़ें। तो उसके लिए भी एक रीडिंग मैंने आपके लिए रिकमेंड की है, कॉलिन टेलर सेन की लिखी किताब पीस एंड फास्ट अ हिस्ट्री ऑफ फूड इन इंडिया। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस नई सीरीज के बारे में और इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।